हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में खंड अ, खंड ब के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे खंड स और खंड द के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। नेपोलियन द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। या अथवा में क्वेश्चन है यहाँ पर, जॉवेराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। हम दोनों ही क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, देखिए, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। कब लागू की गई? 1804 में। यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अर्थात नेपोलियन द्वारा 1804 में कुछ नीति कानून लाए गए जिन्हें क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कहा जाता है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो भी क्षेत्र था, फ्रांस के अधीन जो भी क्षेत्र था उसमें लागू किया जाना था। इसकी विशेषता देखते हैं। पहला, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, फ्रांस क्या था? ओके, फ्रांस जो था वो विभिन्न वर्गों में विभाजित था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। पहला कुलीन वर्ग, फर्स्ट है पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा सामान्य वर्ग। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व समाज कितने भागों में डिवाइडेड था? 3 भागों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग। 2 शीर्ष स्थान पर जो वर्ग है जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग शामिल हैं, इन दोनों ही वर्गों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कर ना देना, ठीक है, जमीन पर अधिकार इन्हें था, इसके अलावा इन्हें वोट का अधिकार दिया गया था। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने आते ही फ्रांस में जो विशेषाधिकार दिए जा रहे थे जन्म के आधार पर, उन्हें समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसने कहा कि सभी नागरिक क्या होंगे? कानून के समक्ष समान होंगे और संपत्ति का अधिकार सभी के लिए सुरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट, डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों को भूदासत्व व जागीरदारी करों से मुक्ति दिलाई। इसने क्या किया? इसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास व्यवस्था, किसानों से क्या किया जाता था? उन्हें दास बनाकर जमीन पर कार्य करवाया जाता था। इस दास व्यवस्था को इसने क्या किया? समाप्त किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। इसने क्या किया? जो भी यातायात था और संचार व्यवस्था जो भी थी, मोबाइल से कनेक्टिविटी की हो गई, प्रेस को लेकर हो गई, इस सब व्यवस्था को दुरुस्त किया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों की नियंत्रण को हटा दिया। पहले क्या किया गया था? जो भी राज्य थे, जो भी शहर थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार के संघ बनाने की अनुमति नहीं थी। इसने क्या किया? उन नियंत्रण को हटा दिया। नेक्स्ट, संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। ठीक है, इसके अलावा समान लागू कानून व्यवस्था लागू की गई तथा माप तोल की एक जैसी प्रणाली को इसने क्या किया? समस्त फ्रांस में लागू करने का कार्य किया। अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिए, जॉवेराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। तो अथवा का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी समझ लें। जॉवेराइन क्या है? एक मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1834 में प्रशा की पहल पर जॉवेराइन संघ का निर्माण किया गया। यह क्या थी? यह एक शुल्क संघ था। ठीक, कब निर्माण किया गया? 1834 में, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इसमें सब लोग कौन से थे? जर्मन राज्य के शामिल थे। इसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, फर्स्ट, इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के मध्य शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। शुल्क अवरोध क्या थे? मतलब व्यापार में क्या किया जाता था? अवरोध लगाए जाते थे। अवरोध मतलब अतिरिक्त
कर लगाया जाता था। क्या किया जाता था? अतिरिक्त कर लगाया जाता था। इसने क्या किया? जॉबलराइन संघ ने अतिरिक्त कर को समाप्त किया। व्यापार में जो भी अवरोध थे, जो भी रुकावटें थी, उन्हें समाप्त करने का कार्य किया। इस संघ ने मुद्रा की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दी। ठीक है, जर्मनी में बहुत सारी मुद्रा चलती थी, इसने क्या किया? जर्मनी में 30 से अधिक मुद्रा को समाप्त कर दिया और केवल 2 ही मुद्रा क्या कर दी? लागू कर दी। इस संघ के प्रयासों से आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गए। इसने जो प्रयास किए उससे समस्त जर्मनी आर्थिक रूप से एकता के सूत्र में बंध गया। ठीक है, इस संघ ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया, जिसने उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। इसने क्या किया? देश में जो राष्ट्रवादी भावना है, अपने राष्ट्र से जो लगाव की भावना है, उसे क्या दिया? जन्म दिया, उसे एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। ये हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध के महत्व बताइए। ये बांध क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अथवा में है बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताइए। ठीक है, पहला देखिए, आप हमारे मतानुसार पानी के संरक्षण व प्रबंधन के लिए बांध बनाए जाते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बहते हुए जल को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। जिससे क्या महत्व है? इससे क्या होता है? इससे बाढ़ आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, बार बार जो बाढ़ आती है उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बांध बना देते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सिंचाई की जा सकती है आसपास के गाँव में। ठीक, नेक्स्ट, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? बिजली का निर्माण किया जा सकता है, बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट, मत्स्य पालन किया जा सकता है। ठीक है, और बाढ़ से होने वाली जो जनहानि है, ठीक है, उसे समाप्त भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को क्या होगा? पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। तो इसमें क्या बताना है आपको? बांध के महत्व क्या है, या बांध कैसे पानी संरक्षण करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नदी उद्गम वाले क्षेत्रों में क्या किया जाए? अधिक से अधिक वन लगाए जाएं। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर बांधों का निर्माण किया जाए। यातायात मार्गों का निर्माण इस प्रकार किया जावे कि वे जल से प्राकृतिक प्रवाह से अवरोध उत्पन्न न हो। मतलब ऐसे रोड का निर्माण किया जाए कि वो बाढ़ से प्रभावित ना हो। इसके अलावा वर्षा के पहले नदियों का जो जल संग्रहण है उसे बढ़ाया जाए। अवसाद को निकालकर जो भी गंदगी है, नदियों में जो भी कचरा कूड़ा है, उसे क्या किया जाए? उसे पहले ही समाप्त कर दिया जाए या साफ कर दिया जाए, तो बाढ़ होने की संभावना जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बाढ़ को आने से कैसे रोका जा सकता है? आने से रोकने के लिए आपको क्या करना है? नदियों पर बांध का निर्माण किया जाए, नदियों का समय समय पर क्या किया जाए? निरीक्षण किया जाए, जल स्तर को बढ़ाया जाए। इसके अलावा नदियों में जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, उसे बारिश आने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता वह भावना है जिसमें एक धर्म के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। जिसमें एक धर्म के लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्म के लोगों का अपमान करते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो वह भावना क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता की भावना कहलाती है। तो सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क आपको देने हैं। इसके अलावा अथवा में क्वेश्चन है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए। जातिगत जो असमानता है, समाज में जो जाति विभाजन है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ सुझाव मांगे गए हैं। देखते हैं। हमारे मतानुसार सांप्रदायिकता एक चुनौती है। इसके पक्ष में निम्न तर्क हैं। दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की भावना देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, उनके पूर्वाग्रह अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, तो दैनिक जीवन में भी हमें सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा समुदाय के आधार पर राजनीतिक
दलों का गठन। बहुत सारे समुदाय जैसे हिंदू संगठन अपना राजनीतिक संगठन बनाना चाहता है, राजनीतिक दल बनाते हैं। मुस्लिम संगठन अपना दल बनाते हैं और अपने अपने धर्मों की या अपने अपने समुदायों की मांगों को बढ़ चढ़कर सरकार के सामने रखते हैं। तो ये एक चुनौती हो गया। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खतरनाक स्वरूप है कि जब सांप्रदायिक आधार पर नेता क्या करने लगे, वोट मांगने लगे, या जनता अपने धर्म के अनुसार क्या करने लगे, वोट देने लगे, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट, जातिगत असमानता दूर करने के लिए समाज में जो भी जातिगत असमानताएं हैं, धर्म जो भी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, ए और बी दोनों एक साथ शादी नहीं करते, ठीक है, दो समुदाय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, जातिगत असमानता। तो इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, पहला, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन किया जाए। अंतरजातीय विवाह क्या होते हैं, मतलब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से क्या करें, शादी करें, तो इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो क्या करते हैं, जाति के आधार पर वोट, जाति के आधार पर उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। क्या करते हैं, जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन करते हैं और बहुत सारे लोग जाति के आधार पर ही मतदान करते हैं। तो ये क्या है, इसे रोकना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए कि जातीय असमानता कुछ नहीं होता, छुआछूत कुछ नहीं होता, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, केवल शिक्षा के आधार पर ही आप समाज को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म करती है, ठीक। अथवा में क्वेश्चन है, आपके तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मुद्रा है वो कैसे आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को खत्म करती है। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, इसे आप कहेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आलू, आपके पास आलू हैं और आप क्या खरीदना चाहते हैं, आप टमाटर खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं आप, टमाटर। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या बेच रहा हो, जो टमाटर बेच रहा हो और क्या खरीदना चाहता है, आलू खरीदना चाहता है। तो इसे क्या कहेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। तो आपको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु कोई दूसरा बेचना चाहे, आप जो वस्तु बेचना चाह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति उसे खरीदना चाहे, तो इसे आप क्या कहेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहेंगे। देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त कर देती है क्या, मुद्रा। मुद्रा के आने से क्या होगा, आपको आलू खरीदने हैं, आपको आलू बेचने हैं, तो आप आलू बेचकर क्या हासिल कर लें, मुद्रा, पैसे हासिल कर लें और उन पैसों से आप जो भी चाहें वो चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मुद्रा क्या करती है, आवश्यकताओं का जो दोहरा सहयोग है उसे समाप्त करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह जो है वो किस प्रकार से गरीबों को संगठित करते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 15 से 20 लोग क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी बचत राशि को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसमें क्या होते हैं, 15 से 20 लोग शामिल होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जो पैसा होता है उसे बचत करते हैं, ठीक है। मान लीजिए गांव में 15 से 20 लोग इकट्ठे होंगे और क्या करते हैं, जो भी धनराशि बचत के रूप में होती है उसे इकट्ठा करते हैं। और अगर किसी भी 20 सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, इस बचत से या इस कोष से पैसा उधार ले सकता है। इसका ब्याज दर जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड द यहाँ से शुरू होता है और इसमें सभी क्वेश्चन आपके चार मार्क्स के हैं और आपके शब्द जो हैं वो 250 तक होने चाहिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा। आप देखिए, अगर भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें चर्चा की गई है गांधी जी की। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या सहयोग था। सबसे पहले तो आप देखें, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे, ठीक है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। फिर उन्होंने भारत में आकर कई आंदोलन का संचालन किया। जैसे पहला आंदोलन देखें, पहला
चंपारण, चंपारण कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट है खेड़ा, ये हुआ 1918 में। फिर है अहमदाबाद, अहमदाबाद आंदोलन आंदोलन, ये भी कब हुआ? 1918 में। इसके बाद गांधी जी ने इन आंदोलनों के बारे में आप लिख सकते हैं कि चंपारण का आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, फिर अहमदाबाद आंदोलन। इसके अलावा देखें कि इन्होंने लोगों को कहा कि भारत को सिर्फ और सिर्फ किस बेस पर आज़ादी दी जा सकती है? आज़ादी कब हासिल होगी? जब भारत अहिंसक तरीके से आज़ादी की मांग करेंगे। ठीक, उन्होंने 1907 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि अंग्रेज इसलिए हमारे देश को अपने नियंत्रण में ले पा रहे हैं क्योंकि हम उनका क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। तो गांधी जी ने लोगों के मन में सत्याग्रह की भावना को क्या किया? जन्म दिया। ठीक, लोगों को एकत्रित किया, एकता के सूत्र में बांधा, अहिंसा का मार्ग दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के द्वारा ही हमें क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला देखिए, देश हित में सर्वोच्च न्योछावर। उन्होंने कहा कि देश के हित में सब चीज़ें न्योछावर कर दो, नौकरियां छोड़ दो, जो भी अंग्रेजी शिक्षा है उसे छोड़ दो, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। देश को सत्याग्रह व हिंसा रूपी हथियार प्रदान करना, भारतीय राष्ट्रवाद को समाज के सभी वर्गों से जोड़ना। इसके अलावा समाज सुधार किए इन्होंने कहीं ज़्यादा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। तो इसने क्या किया? गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? गांधी जी ने कहा कि जो भी कानून अंग्रेज सरकार लेकर आ रही है, ब्रिटिश सरकार जिन भी कानून का निर्माण कर रही है, उनकी क्या करनी है? अवज्ञा करनी है, अर्थात उन्हें मानना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरण क्या थे? इसके अलावा आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप देखें नेपाल में लोकतंत्र की मांग। नेपाल शुरुआत से ही एक राजतंत्र रहा है। नेपाल शुरुआत से कैसा देश रहा है? जहाँ पे राजा का शासन था, तो राजतंत्र रहा। वहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया और 1990 के दशक में वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? राजा वीरेंद्र। ठीक है, जनता ने आंदोलन किया और राजा से कहा कि देखो राजा, आप क्या करो, नेपाल में एक संविधान बना दो और संविधान के अनुसार कार्य करो। मतलब ऐसे क्या कहेंगे? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक, इन्होंने कहा कि क्या करिए? संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण करिए। तो राजा मान गए कि ठीक है भाई, तुम मांग रहे हो कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, तो मैं इसे क्या करता हूँ? मैं इसे अपना लेता हूँ। तो राजा वीरेंद्र ने क्या किया? जनता की मांग को अपना लिया और नेपाल में क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि जो राजा था, राजा वीरेंद्र जो थे, उनकी हत्या कर दी गई और अन्य राजा जो थे वो कौन थे? ज्ञानेंद्र। ठीक, वीरेंद्र की हत्या होने के बाद नेपाल के जो राजा थे वो कौन बने? ज्ञानेंद्र। और राजा ज्ञानेंद्र ने कह दिया कि मैं संविधान कुछ नहीं मानता, कुछ लोकतंत्र नहीं होता, कोई लोकतंत्र नहीं होगा, नेपाल में सिर्फ और सिर्फ राजा का शासन होगा। तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैलने लगा, लोग लड़ने लगे। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो लोकतंत्र चाहिए। बहुत सारी पार्टियों ने साथ मिलकर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किए? आंदोलन किए और 1908 में राजतंत्र को समाप्त करके नेपाल में क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो ये था आपका नेपाल की कहानी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आंदोलनकारी समूह क्या है? आंदोलनकारी समूह वे समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति को प्रभावित करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। ये मार्च निकालते हैं, हड़तालें करते हैं, प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक, आंदोलन के कितने प्रकार होते हैं? एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं जो किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर चलाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एक से अधिक मुद्दों वाले आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने। आगे देखिए, मैप की जो लोकेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में
निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला आपको दिया है रावत भाटा। रावत भाटा आप याद रखें, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा है राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नासिक महाराष्ट्र। नवेली तमिलनाडु। तलचर, तलचर है आपका उड़ीसा। ठीक है, देखिए मैप में आप देख सकते हैं पहली लोकेशन राजस्थान में रावत भाटा। रावत भाटा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर परमाणु द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। परमाणु का इस्तेमाल कर कर क्या किया जाता है? बिजली का निर्माण किया जाता है। तो रावत भाटा में राजस्थान में क्या है? रावत भाटा, दक्षिण वाला जो हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आप रावत भाटा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। इन राज्यों को याद रखें। नासिक। उसके बाद देखिए नवेली। नवेली कहाँ है? ये कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए तलचर। तलचर कहाँ है? उड़ीसा। तलचर कहाँ है? उड़ीसा। ये कौन सा देश है? ये है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ कौन सी देश की सीमा लगती है? यहाँ चीन की सीमा भारत से लगती है। तो मैप आप याद रखें। नेक्स्ट लोकेशन आपको दी गई है गया, मारमागावा, नेल्लोर और अजमेर। अजमेर कहाँ है? अजमेर आप देखिए राजस्थान के बिल्कुल मध्य में अजमेर है और यहीं पर लोकेशन आप लगा सकते हैं काई की? जयपुर की। ठीक है, इसके अलावा गया। गया कौन से राज्य में है? तो बिहार में क्या है? गया राज्य है। नेक्स्ट देखिए नेल्लोर। नेल्लोर कहाँ है? ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक, मारमागोआ कहाँ है? ये कौन सा राज्य है? कर्नाटका। तो ये आपके मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, खंड अ, खंड ब, खंड स और द, तीनों की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, खंड अ से लेकर खंड द के सभी प्रश्नों को आप डिटेल में समझ लें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं आपकी एक एक बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, मैं अलग अलग 4 वीडियो में इन चारों बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बच्चों की मदद की जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सामाजिक विज्ञान को लेकर बहुत घबराए हुए होते हैं कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे क्या करेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे पास हो सकते हैं इन क्वेश्चन से, ना केवल पास बल्कि 90 से अधिक नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।